आज हम MA पूर्वाध में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टी का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। भारत की मिट्टियों की जब हम बात करते हैं तो हम ये सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए भारत में मिट्टी की महत्ता हर कोई बहुत अच्छी तरह से समझता है। किसी भी देश की मिट्टी में पाई जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नता का संबंध मुख्यतः चट्टानों के प्रकार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, पशु तथा वनस्पति के प्रकारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से भी होती है। यह सभी तत्व स्वतंत्र रूप से या अलग से नहीं बल्कि एक दूसरे के निकट सहयोग से कार्यरत करते हैं। मिट्टी का निर्माण सबसे आवश्यक पदार्थ चट्टानों का विखंडन, क्षयीकरण के प्रभाव से प्राप्त चूर्ण होता है। वायु, वर्षा, तापमान, वनस्पति का चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है और इनके फलस्वरूप ही मिट्टी का स्थानीय रूप का निर्माण होता है। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि मोटे तौर पे भारत में 6 प्रमुख प्रकार की मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कांप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, जैसा कि आप मानचित्र में भी इनका वितरण देख रहे हैं। सुविधा की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का अध्ययन देश के धरातलीय प्रदेशों के आधार पर किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई कांप या जलोढ़ मिट्टी, दक्षिण की पठार की मिट्टी और अन्य मिट्टी। यदि हम पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत 2.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिसमें से 0.24 करोड़ हेक्टेयर में पहाड़ी मिट्टी है और 1.16 करोड़ हेक्टेयर में पहाड़ी चारागाह मिट्टी और 0.64 करोड़ हेक्टेयर में अवर्गीकृत पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली मिट्टियों में नई अवर्गीकृत पहाड़ी मिट्टी भी मिलती है। अधिकांशतः ये मिट्टियाँ पतली, दरदरी, दलदली और छिद्रमय होती हैं। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर ये अधिक गहरी मिलती है। हिमालय के दक्षिणी ढाल अधिक सीधे होने के कारण उत्तरी ढालों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक मिट्टी जमा नहीं हो पाती। हिमालय पर्वत की मिट्टी कई प्रकार की है। पहाड़ी ढालों की तलछटी में छिद्र वाली बलुई और कम उपजाऊ टर्शरी मिट्टी मिलती है, किंतु हम जब पश्चिमी ढालों को देखते हैं तो वहाँ के ढालों पर सामान्य उपजाऊ श्रेणी की बलुआ मिट्टी मिलती है। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहते हैं। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत अपेक्षाकृत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। ये जीवांश भी अधिकांशतः अपघटित होते हैं। परिणाम स्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है और मिट्टी अम्लीय होती है। ऐसी मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों की कृषि के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। वनों की कटाई एवं कृषि के विस्तार से इस प्रदेश में भूमि क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि इस प्रदेश में वनीकरण को प्रधानता दी गई है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में द्वार और दून की घाटियों
तथा कांगड़ा, कुल्लू आदि जिलों में अच्छी किस्म की चाय, चावल और फल पैदा किए जाते हैं। कश्मीर की घाटी फलों, मेवों, केसर और फूलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टियों के जमाव निम्न ढालों पर पाए जाते हैं। हिमालय प्रदेश की मिट्टी को भी हम 3 भागों में देख सकते हैं उनका वर्गीकरण। पहला, हिमालय की दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी। यहाँ पर स्टोनी शैलें अधिक मिलती हैं, जिसे नदियों ने लाकर एकत्रित किया है। यह मिट्टी मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों में लगभग 13,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। इस मिट्टी का दाना बड़ा होता है तथा इसमें कंकड़ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले रहते हैं, किंतु इस मिट्टी में वनस्पति, चूने और लोहे का अंश कम होता है और यह अम्लीय होती है, अतः इस मिट्टी में अच्छी पैदावार नहीं होती। घाटियों में दून और कांगड़ा, असम और दार्जिलिंग में जहाँ चिकनी और महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें वनस्पति के अंश पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वहाँ चाय, आलू, फल, सब्जियाँ आदि वस्तुएं पैदा होती हैं। दूसरा, हिमालय प्रदेश के कई स्थानों पर चूने और डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त मिट्टी मिलती है। विशेषकर नैनीताल, मसूरी, चकराता आदि स्थानों के निकट। यहाँ वृक्ष से ऊपर किंतु हिमरेखा से निचले भागों में ये चीज़ मिलती है। तीसरा, हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी के उद्गार से बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। यह मिट्टी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। पर्वतीय ढालों पर इन मिट्टियों में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, क्योंकि यह मिट्टी उपजाऊ और काफ़ी नम होती है। इसमें मक्का, गेहूँ और फल उत्पन्न किए जाते हैं। दूसरा, नदियों द्वारा लाई गई कांप और जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो भारत के 30 से 35% क्षेत्र पे जल या वायु के द्वारा लाई गई मिट्टियों का जवाब मिलता है। लगभग 20% भाग पर कांप, बलुई, चिकनी और चीका औपसादी मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार यह अपक्षेत्रीय मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटाश और चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उत्तरी भारत में ये मिट्टियाँ हिमालय की नदियों यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा द्वारा लाई गई है। इनमें कंकड़ नहीं होते। इस मिट्टी वाले मैदानों का क्षेत्रफल लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर है। यह मिट्टी अधिकतर उत्तरी भारत के मैदानों में उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में मिलती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी भारत में यह मिट्टी देखने को मिलती है। इस मिट्टी की विशेषताएं देखते हैं तो यह मिट्टी हल्के भूरे व पीले रंग की होती है और इसमें वही विशेषताएं पाई जाती हैं जो रूस, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में स्टेपी प्रदेशों की विशेष उपजाऊ मिट्टी में मिलती है। इस मिट्टी की गहराई का अभी तक ठीक से पता नहीं लग पाया है, किंतु खुदाई करने पर ज्ञात होता है कि ये 900 मीटर की गहराई तक भी ये मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंश की कमी है, परंतु पोटाश, चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अधिकतर स्थानों में यह पीली दोमट या भारी दोमट मिट्टी होती है, जबकि अन्य स्थानों में बलुई और चिकनी। इन मिट्टियों के रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त होता है कि इनमें एल्यूमिना, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, पोटाश और फास्फोरस मिलता है, जिसके लिए ये उपयोगी मानी जाती है। अगर हम वर्गीकरण की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर भारत की इन मिट्टियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुराने जलोढ़, नवीन जलोढ़ और नवीनतम जलोढ़। भाबर और तराई में पुरातन जलोढ़ हैं, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ है, डेल्टाई भाग में न्यूनतम जलोढ़ है। पुरातन जलोढ़ को बांगड़ और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुरातन जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा जमा की गई प्राचीन या पुरातन काप मिट्टी होती है। ऐसे मिट्टी के क्षेत्र को बांगड़ अथवा बांगड़ मिट्टी के क्षेत्र कहते हैं। ये ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इन मिट्टियों के क्षेत्र में अंतः अपरदन की क्रिया अधिक होती है। कहीं कहीं कंकड़ों वाली कठोर मिट्टी की ऊंची तह भी यहाँ दिखाई देती है। यही कालांतर में रेह में बदल जाती है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में रेह मिट्टी मिलती है। पंजाब के कुछ भागों में चूना युक्त मिट्टी मिलती है। वहाँ इस प्रकार की मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं। जिन क्षेत्रों में मिट्टी के कण अधिक खुरदुरे और बड़े होते हैं उन्हें भूड़ कहते हैं। इस प्रकार बांगड़ मिट्टी के क्षेत्रों में भी स्थानीय विशेषताएं मिलती हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की ऐसी मिट्टियाँ पर्याप्त उपजाऊ होती हैं। इस मिट्टी की सतह के नीचे चूने की गांठें मिलती हैं, जिनमें कंकड़ के नाम से जाना जाता है। पुरातन जलोढ़ का मैदान रबी फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। गेहूँ, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का जैसी फसलों की कृषि बहुतायत से होती है। पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग में भी बांगर मिट्टी मिलती है, जिसमें तंबाकू और मक्का की खेती अधिक होती है। हाल ही के वर्षों में इस मृदा के क्षेत्र में किसानों ने कपास और गन्ना की कृषि भी कर रहे हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसका वितरण नदियों के बाढ़ के मैदानों तक सीमित है। ये मिट्टियाँ अधिक बारीक कणों से बनी होती हैं। जल धारण करने की क्षमता बांगड़ की अपेक्षा अधिक होती है। इस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बांगड़ मिट्टियों में नदी का जल प्राप्त न होने पर भूमि ऊंची होने के कारण तथा जल तल नीचा होने से सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी के कण नदी के उद्गम से मुहाने की ओर बारीक होते जाते हैं। इन मिट्टियों में पोटाश, फास्फोरस, एसिड, चूना तथा जीवांशों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः ये मिट्टियाँ विश्व की विशेष उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती हैं। इस मृदा में सिल्ट एवं क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है और इसका रंग हल्का होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण ये मिट्टियाँ नई होती रहती हैं, अतः इनमें खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बांगड़ मिट्टियों में उर्वरा शक्ति सुरक्षित रखने के लिए खादों की निरंतर आवश्यकता होती है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी ये गंगा के डेल्टा प्रदेश, सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में मिलती है। ये अधिकतर दलदली नमकीन होती है। इसके कण बड़े बारीक हैं। इनमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जीवांश इनकी मात्रा अधिक होती है। विभिन्न क्षेत्रों से बहकर आने वाली नदियाँ इनको बहाकर लाती हैं, जिसमें अनेक प्रकार के लवण और रासायनिक पदार्थ भी मिले रहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी विशेष उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ कुछ हल्के भूरे और पीले रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में अभी तक परिपक्वता नहीं आई है, फिर भी ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं। वर्षा की भिन्नता के कारण इस मिट्टी के गुणों में भी अंतर मिलता है। अधिक वर्षा के कारण
ब्रह्मपुत्र की घाटी में चूना, मैग्नीशियम, पोटाश आदि क्षार जल के साथ भूमि में प्रवेश कर जाते हैं, अतः मिट्टी बलुई होती है। किंतु सिंधु की घाटी में वर्षा की कमी से ये क्षार धरातल पर ही रहते हैं। गंगा की घाटी में क्षार मध्यम मात्रा में पाए जाते हैं। नदियों के किनारे बालू मिट्टी की अधिकता रहती है। पंजाब में जो कछारी मिट्टी मिलती है उसमें दोमट से लगाकर बलुई दोमट तक होती है। ये मिट्टी अधिक गहरी होती है। निचले भाग में कंकड़ मिट्टी में मिलती है। सोडियम लवण के कारण ये मिट्टी साधारणतः क्षारयुक्त होती है। इसमें फास्फोरस और पोटाश के अंश अधिक किंतु जीवांश और नाइट्रोजन कम होता है। बिहार में गंगा के उत्तरी भाग में चिकनी, दोमट, अपक्षय, बलुई दोमट मिट्टी मिलती है जिसमें पोटाश पाया जाता है। किंतु गंगा की मध्य और निचली घाटी में मिट्टी भारी और बारीक कणों वाली होती है जिसमें फास्फोरस कम होता है। पश्चिमी बंगाल के राढ़ क्षेत्र में मुख्यतः प्राचीन कठोर मिट्टी मिलती है जिसमें रासायनिक पदार्थ की असमानता होती है। इसी तरह तमिलनाडु के पूर्व में जो जलोढ़ मिट्टी मिलती है वह ऊपरी भागों से बहाकर लाई गई है। इसके जमाव तटीय भागों और डेल्टा में मिलते हैं। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी की तरह समान रूप से मिलती है। मैदान के काप मिट्टियों के विशेष उपजाऊ होने के कई कारण हैं, क्योंकि ये मिट्टी हिमालय की नदी चट्टानों को काटकर लाई गई है। नई चट्टानों को नदियों के द्वारा काटकर लाया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों पर बहकर आने के कारण नदियाँ कई चट्टानों के चूर्ण को बहाकर लाती है, जिससे अनेक प्रकार के लवण रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। इसलिए मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ के बाद नदियों द्वारा मिट्टी की नई तह जमती जाती है। मिट्टी में लगातार हेरफेर होते रहने से उपजाऊ शक्ति कम नहीं हो पाती। इस मिट्टी का दाना महीन छिद्र में हल्का होता है, इसलिए उसकी जुताई भी सरलता से हो जाती है। किंतु इस मिट्टी का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें अधिक समय के लिए जल नहीं ठहर पाता है। अतः जिन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है उन्हें सींचना आवश्यक हो जाता है। लेकिन तब भी अन्य मिट्टियों की अपेक्षा ये सबसे उपजाऊ होती है। इसमें सिंचाई के सारे गन्ना, कपास, चावल, गेहूँ, तंबाकू, तिलहन, मक्का, फल, सब्जियाँ अधिकता से पैदा होती हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जूट का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी के क्षेत्र को अनाज का कटोरा भी कहते हैं। ये प्रदेश अधिक घने बसे होने में गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व असम की जलोढ़ मिट्टियों के प्रदेश भारत की खाद्यान्न और तिलहन की पैदावार के प्रधान क्षेत्र हैं। अब यहाँ सिंचाई की सहायता से वर्ष भर सघन कृषि, फल, मसाले, सब्जियाँ, मौसमी फलों की व्यावसायिक कृषि विकसित उद्योग की भांति की जाती है। अतः ऐसी मिट्टियों का राष्ट्रीय अर्थतंत्र के लिए विकास और उत्पादकता में विशेष महत्व है।